एससी क्लास 8 साइंस रिवीजन नोट्स हैं चैप्टर 1 के। नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप क्या होता है? फसल, प्रोडक्शन यानी उगाना, एंड मैनेजमेंट यानी उनको मैनेज करना, कि आप फसल उगाएंगे और फिर फसल उगाने से लेकर उसको मैनेज करने तक के जितने भी प्रोसेस हैं वो सारा का सारा इस चैप्टर में आएगा। और ये जो नोट्स मैं कराने जा रही हूँ इसके बाहर उस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, चाहे तो आप चैप्टर उठा के भी देख सकते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन वाला देश है, तो यहाँ पे हर जने को खाना देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? रेगुलर प्रोडक्शन, कि जो फसल है उसका रेगुलर प्रोडक्शन हो, यानी खेती लगातार होती रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। और उसके बाद क्या हो? जो अनाज उगाया जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी बांट दिया जाएगा, चाहे वो राशन की दुकान हो या फिर अदर जो दुकानें होती हैं वहाँ से। सबसे पहले इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर में आपको क्रॉप की डेफिनेशन दी गई है। क्रॉप जिसकी हिंदी होती है फसल। तो क्रॉप क्या होता है? क्या हम या आप अपने घर पे एक गमले में क्या करते हैं? मान लो एक बैगन का पौधा उगाते हैं, तो क्या वो क्रॉप है? क्या वो फसल है? हमने एक पौधा उगाया जिसमें 2-3 बैगन भी आ गए, तो क्या हम उसे फसल कहेंगे? नो, उसे हम फसल नहीं कहेंगे। तो असल में फसल क्या होती है देखते हैं। वैन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब पौधे सेम काइंड यानी एक ही तरह के ग्रोन एंड कल्टीवेट उगाए जाते हैं और काटे जाते हैं एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ही लंबे स्केल पे, यानी बहुत सारे लार्ज नंबर्स में, इज कॉल्ड अ क्रॉप। इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। ठीक है। तो जब हम एक ही जगह पे बहुत सारे फसल जो एक ही तरह के हों उगाते हैं और फिर काटते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फसल। ये काम कौन करता है? हमारे किसान भाई करते हैं। खेती यही होती है ना, फसल उगाना। असली खेती तो वही करते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं? 2 मिर्ची के पौधे लगा लिए या नींबू का लगा लिया, तो ये फसल थोड़ी ना है। फसल की तो डेफिनेशन ये है ना। तो क्रॉप समझ आ गया। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ऐसे ही। हाँ, जिसमें पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया, भारत में, क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के क्रॉप पाए जाते हैं। एक होता है राबी क्रॉप, एक होता है खरीफ क्रॉप। तो राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। विंटर यानी सर्दियाँ। अब ये विंटर सीजन कब से? रबी क्रॉप जो है विंटर सीजन की है। इसका महीना होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हमें फसल को ज़्यादा पानी नहीं देना होता, तो सर्दियों में तो ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी। कौन कौन सी फसल उगाते हैं इस टाइम पे? मोटे अनाज और गेहूँ, ज़्यादातर वीट, है ना। दूसरा है हमारा खारिफ क्रॉप, ये वाला। ये इसका उल्टा है। ये गर्मियों में उगाए जाते हैं, है ना, जब बारिश होती है सावन में, जो जून जुलाई का महीना होता है। तो इसका जो मंथ होता है वो जून से लेकर बेसिकली सितंबर तक का महीना होता है। इसमें धान मोस्टली उगाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि धान रोपाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो आपको राबी और खरीफ क्रॉप समझ आ गया होगा। इसके बाद ये 2 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे आते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जी हाँ, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो ये है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है बेटा, फसल को उगाना है, उसके प्रैक्टिसेस क्या है? कैसे हम फसल उगाते हैं? क्या फसल अपने आप तो नहीं उग जाती ना, कुछ प्रोसेस होते हैं ना। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी तैयार करना। अगर आपने खेत खरीदा है, आपको फसल उगानी है, किसान की तरह सोचो। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी है, क्योंकि ऐसी जो टाइट मिट्टी है ज़मीन की, उसमें थोड़ा ना फसल उग जाएगी, उसमें थोड़ा बीज अंदर चला जाएगा। तो लेट्स सी कि सॉइल प्रिपरेशन कैसे की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर यानी कृषि या फिर खेती। तो खेती में सबसे ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन, कि मिट्टी को क्या करना? तोड़ना और लूज करना, ढीला करना मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी एकदम टाइट होती है ना किसी भी ज़मीन पर अगर खेती ना हो रही हो तो। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब ये जो मिट्टी को आप लूज़ कर रहे हैं यानी ढीला कर रहे हैं, इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिलिंग एंड प्लोइंग। अब हम आगे पढ़ते हैं कि टिलिंग और प्लोइंग क्या होता है। देखो मैं बताती हूँ। टिलिंग मीन्स क्या होता है? तोड़ना। ऐसे ही
आप हाथों से भी क्या करते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। प्लोनिंग में भी क्या होता है कि आप किसी उपकरण यानी कोई मशीन या किसी भी चीज़ से जो है आप मिट्टी को तोड़ेंगे और फिर लूज कर देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में एक ही बात है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, चाहे टिलिंग भी कह सकते हैं या प्लोइंग भी कह सकते हैं। बस आपको जो मेनली इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है कि लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, ठीक है ना, लूज करना उसको। पहली बात, पहला प्रोसेस हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा प्रोसेस है सोविंग। अभी सोविंग क्या होता है? सोविंग मीन्स होता है बोना। अब हम कृषि कर रहे हैं तो क्या बोएंगे? बीज बोएंगे ना। तो सोइंग ऑफ सीड यानी बीजों को बोना एट एप्रोप्रिएट डेप्थ। डेप्थ यानी आपको पता होना चाहिए कि जो बीज है उसे कितनी गहराई में बोना है, एंड डिस्टेंस, और कितने डिस्टेंस पे। ये भी नहीं कि एक के बाद बीज जो है बोते जाएं, ऐसे क्या होगा, फसल की जड़ें आपस में मिल जाएंगी और फिर फसल भी खराब हो सकती है। तो हमें उसकी डेप्थ पता होना चाहिए, गहराई और डिस्टेंस। गिव्स गुड यील्ड, अगर हम ये अच्छे से जान लेना तो हमें अच्छा यील्ड यानी अच्छी फसल मिलेगी। गुड वैरायटी ऑफ सीड इज सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। अब क्या करना होगा हमें? सबसे पहले बीज बोने के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज यानी हेल्दी सीड सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स। अब ये भी मशीन होती है सीड ड्रिल्स, जिससे क्या होता है, सोविंग की जाती है यानी बीज बोए जाते हैं। पहले तो नहीं होता था तो हाथों से ही बोते थे, लेकिन अब सीड ड्रिल्स चल रही हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट हो गए, 2 प्रोसेस हो गए। तीसरा प्रोसेस आता है एडिंग मन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब आपने बीज तो बो दिया, लेकिन मिट्टी में हमें क्या लानी है? उर्वरता, है ना, ताकि वो अच्छे से उगाए फसल को। तो हम क्या मिलाते हैं? खाद, है ना। तो खाद 2 तरह की होती है बेटा, मन्योर एंड फर्टिलाइजर। आपने पहले भी पढ़ा होगा इसे 7th क्लास में। क्या होता है कि सॉइल नीड रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मन्योर एंड फर्टिलाइजर। कि जो मिट्टी को ज़रूरत होती है पोषण की, उर्वरता की, तो वो उससे किससे मिलती है? ऑर्गेनिक मन्योर यानी जो नेचुरल खाद होती है। दूसरा फर्टिलाइज़र जो फैक्ट्री में बनता है खाद, है ना। तो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़, क्रॉप वेराइटीज़, है ना। तो इनको इस्तेमाल करने से क्या होता है कि प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ जाता है। थोड़ा आगे देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, ठीक है। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। इसमें क्या होता है? खाद होती है, इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस होता है। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। कहाँ बनाया जाता है? ये फैक्ट्री में, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए यूरिया। आगे चलते हैं, मन्योर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी तो खाद है। तो ये क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट। ये खाद कैसे बनती है? जो मरे हुए जानवर और पौधे होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है? डिकम्पोज यानी मिट्टी में दबा दिया जाता है। जैसे काउ डंग यानी गोबर जो होता है वो, एनिमल बोन, हड्डियाँ जानवरों की, डेड लीफ, टूटी फूटी जो पत्तियाँ डल रही हैं, डेड इंसेक्ट, मरे हुए छोटे मोटे जानवर और इंसेक्ट, वेजिटेबल वेस्ट, जो भी वेजिटेबल का वेस्ट होता है उनसे। इन्हें क्या करते हैं? जो हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिट्टी में मिला देते हैं और फिर नेचुरल खाद बनाते हैं, जिसे मन्योर कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा होता है मन्योर? तो सीधी सी बात है भाई, जो नेचुरल तरीके से बन रहा है वही अच्छा होगा ना, तो मन्योर ज़्यादा अच्छा होता है। फर्टिलाइज़र भी अच्छा होता है, लेकिन उससे क्या होता है, एक टाइम बाद उर्वरता कम भी हो जाती है, ठीक है ना, फसल की। तो बेस्ट होता है मन्योर, ठीक है। चलो 3 चीज़ें कर ली हमने। हमारे पास चौथी चीज़ आ गई है इरिगेशन। हिंदी बताऊंगी आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, है ना, पानी देना। मिट्टी तैयार कर ली, बीज बो दिया और खाद भी दे दिया, अब हमें पानी भी तो देना होगा ना। सिंचाई कितनी ज़रूरी होती है। सो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। देखो, सप्लाई ऑफ वाटर, हमें वाटर सप्लाई करना है क्रॉप को एट एप्रोप्रिएट इंटरवल, समय समय पर। एक एप्रोप्रिएट समय होता है, ये भी नहीं कि हमने जो है सिंचाई देना शुरू किया तो पाइप लगा के छोड़ ही दिया, पूरे दिन सिंचाई कर रहे हैं, तो फसल खराब हो जाएगी। तो एप्रोप्रिएट इंटरवल यानी सही इंटरवल, टाइम के सही अंतराल के बीच में हमें जो है इरिगेशन देनी होती है, तभी वो इरिगेशन कहलाएगी, नहीं तो फिर तो बर्बादी हो जाएगी फसल। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के तरीके। पहले कुछ और होते थे, धीरे धीरे चेंजेस आए हैं, इसलिए ये ज़रूरी है पढ़ना।
तो ए में लिखा है ट्रेडिशन मैथड ऑफ इरिगेशन, जो ट्रेडिशनल मेथड है यानी जो पुराने टाइम का मेथड है वो है मोट, चेन पंप, ढेकी और राहत। कुएं वगैरह, नाला वगैरह, इन सब से जो है पहले इरिगेशन दी जाती थी। एक मेन चीज़ आती है इसमें, वो होता है रेन, क्योंकि बारिश पे भी तो निर्भर रहते थे ना पहले इंद्र देवता पे। अगर मॉडर्न मेथड की बात करें तो स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है और ड्रिप सिस्टम भी आ गया है। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी होगी, समझनी होंगी। आगे चलते हैं। हमने सिंचाई कर ली अपने पौधों में। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब हमें क्या करना है, अपने पौधों को वीड से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। वीड क्या होता है, खरपतवार, यानी बेकार की चीज़ें, बेकार की कंटीली झाड़ियाँ। कई बार क्या होता है, हम फसल उगाते हैं उसके साथ साथ ना दूसरी बेकार की चीज़ें भी उग जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि मिट्टी से जो न्यूट्रिशन है वो ले लेती हैं और फिर हमारे फसल को जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें उसे उखाड़ना होता है, खरपतवार यानी वीड्स को हटाना होता है। तो वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड यानी हमें जो नहीं चाहिए, एंड अनकल्टिवेटेड जिसे हमें नहीं काटना, प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। आपको यहाँ पे वीड की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना। और वीड के हटाने को क्या बोलते हैं, वीडिंग। तो वीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि रिमूवल यानी रिमूव कर देते हैं अनवांटेड प्लांट्स को, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग। अब हमने पानी वानी सब दे लिया, सब कुछ हो गया। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हमारा फसल अब जो है रेडी हो गया है क्योंकि और चीज़ें हमने दे रखी हैं। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स। फसल तैयार हो गई, अब क्या करेंगे, काटेंगे ना, तो फसल कटाई, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हार्वेस्टिंग। यहाँ लिखा भी है, हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। मैच्योर यानी जो अब बड़े हो चुके हैं, मैनुअली और बाय मशीन, या तो हाथों से ही करो या फिर मशीन से। अब तो मशीनें आ गई हैं हर चीज़ के लिए। तो फसल उगाने से लेके हमने कटाई तक का काम कर लिया। ये सारे प्रोसेस आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। इस चैप्टर में यही तो इम्पॉर्टेंट है। सातवीं चीज़ आती है स्टोरेज। हाँ भाई, फसल उगा ली, अब इतनी सारी फसल उगाई है, क्योंकि फसल तो बहुत सारी उगाते हैं ना एक साथ, तो एक दिन में तो किसान थोड़ी खा जाएगा, वो तो पूरे देश के लिए उगा रहा है। तो हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, हमें उसे स्टोर करके रखना होता है। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम स्टोरेज ऐसे ही कर दें, मान लो जाके किसी कमरे में भर दिया, तो चूहे लग सकते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लग सकते हैं जो बेकार होते हैं। तो हार्वेस्टेड फूड यानी जो कटे हुए फूड होते हैं, नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, देन रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज। तो उनको क्या होता है कि स्टोरेज करने पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोन एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट। लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज यानी ज़्यादातर स्टोरेज जो होता है अनाजों का, वो कैसे होता है, सिलोस में होता है और ग्रेनरीज में रखा जाता है, बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं, ठीक है ना। और फिर उनको किस चीज़ से बताया जाता है, पेस्ट। पेस्ट यानी जो नुकसान पहुंचाते हैं अनाजों को, जैसे रैट यानी चूहा और इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। तो फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग। क्या करते हैं फार्मर्स की अपने अनाज को जूट बैग, आपने देखा होगा बोरा आता है एक जूट का, उसमें भर देते हैं, और मेटेलिक बिन्स या फिर जो मेटल से बने हुए बिन्स होते हैं उसमें भर के दे देते हैं, एंड देन उसको स्टोर कर दिया जाता है। आगे लिखा है फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो, फूड सिर्फ फसल से तो नहीं मिलता हमें, फसल से तो मिलता है, लेकिन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से भी तो हमें फूड मिलता है ना। खाने की चीज़ें हम एनिमल्स से भी तो यूज़ करते हैं। फॉर विच एनिमल आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जैसे फसल उगाने को हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, उसी तरह जो एनिमल से हमें फूड मिलता है, चाहे वो अंडा हो, दूध हो, मांस हो, मच्छी हो, इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, क्वेश्चन आंसर। तो हमने चैप्टर के नोट्स समझ लिए। अब क्या करते हैं, हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्वेश्चन के आंसर्स कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्चुअली में वो क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप्स करने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। तो इसमें से क्या क्या कहाँ पे आएगा, ए
ए क्या है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेट ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। सबसे पहली लाइन आपको बताई थी जब मैं रिवीजन नोट्स करवा रही थी कि जब एक ही तरह के प्लांट्स और एक ही जगह पे उगाए जाते हैं बहुत सारे और फिर काटे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप, है ना, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, क्रॉप। यस, बी पढ़ते हैं, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है फसल उगाने से पहले, हम सॉइल को क्या करते हैं, प्रिपरेशन, है ना, पहला स्टेप यही था ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज सीड होंगे, जो बेकार सीड होंगे, वो पानी में डालने पे क्या हो जाएंगे, फ्लोट, यानी तैरेंगे। थर्ड नंबर पे फ्लोट, जो बेकार सीड होते हैं ना वो अंदर से खोखले होते हैं, तो पानी में डालने पे वो फ्लोट करते हैं, तैरने लग जाते हैं पानी के ऊपर, तो हम उसे निकाल के फेंक देंगे, उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। डी, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, एक क्रॉप को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए एंड, और क्या चाहिए, वाटर, ठीक है, वाटर बच गया हमारा, एंड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे वाटर लिख देना और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिख देना, बस हो गए आपके फिलअप्स। वैसे यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ए का क्रॉप, बी का प्रिपरेशन, सी का फ्लोट और डी में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको ये समझा भी दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच आइटम्स इन फॉलोइंग कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को क्या करना है, मैच करना है। तो अब आ गई है बात हमारी खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स की। ये रिवीजन नोट्स में भी मैंने पढ़ाया था, केमिकल फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैन्योर, 4 चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखो खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप क्या बताया था मैंने, जो कब उगाते हैं हम लोग खरीफ, ये समर सीजन में, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो हम पानी की ज़्यादा ज़रूरत कौन सी अनाज उगाने के लिए होती है, धान के लिए, है ना। तो इसका आंसर जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, खरीफ क्रॉप पैडी का है, ये रहा, पैडी का मतलब होता है धान। तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि खरीफ क्रॉप यानी धान। अगला है राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो विंटर में उगाई जाती हैं, जैसे कि गेहूँ, चने, मटर, तो यहाँ आके मिल जाएगा, है ना। सेकंड ये हो जाएगा, फर्स्ट ये हो गया। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइज़र्स। क्या होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स, जो वहाँ पे उगाए जाते हैं, क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज़ में, मैंने बताया था ना फैक्ट्री में उगाए जाते हैं। इसका नाम भी बताया था मैंने, यूरिया एंड सुपर फोस्फेट, तो ये इससे मैच हो जाएगा। रह गया फोर्थ, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जो नेचुरल खाद होती है वो कैसे बनती है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट, यानी एनिमल के वेस्ट से और गाय के गोबर, इन चीज़ों से बनता है ना ये ओरिजिनल जो खाद होती है नेचुरल, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, यहाँ आंसर भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप पे 2 एग्जाम्पल देने हैं। अगर आपने ये किया है ना, ये मैचिंग, तो आपको यहीं से 2 मिल जाएंगे। खरीफ के हो जाएंगे पैडी और मैजी, और रॉबी के क्या हो जाएंगे, व्हीट एंड ग्राम। तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। तो खरीफ क्रॉप में क्या, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, पैडी मैजी, और राबी क्रॉप से व्हीट एंड ग्राम, ठीक है, जो कि विंटर्स में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो है ना पैराग्राफ लिखना है इन चारों के ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, वीडिंग और थ्रेशिंग। आपको इन चारों के ऊपर क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। ये सारी बातें मैं समझा चुकी हूँ नोट्स में, फिर भी मैं एक बार और इस क्वेश्चन आंसर में भी करा देती हूँ। जो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन इज़ नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने से पहले सॉइल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। इसके अंदर क्या क्या करते हैं हम, टिलिंग यानी तोड़ते हैं, और लूजिंग यानी लूज करते हैं किसको, मिट्टी को। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड टू ब्रीथ इजीली। इससे क्या होता है कि ये अलाउ करता है हमारी जो फसल है उसकी जड़ों को अंदर तक जाने में और ब्रीथ करने में, यानी सांस लेने में। इवन व्हेन दे आर डीप, इवन हमारी जड़ें बहुत अंदर भी चली जाएंगी ना डीपली, तो भी अगर हमारी मिट्टी लूज है तो वो पानी अगर हम उसे देंगे तो सीधा सो लेगा और फिर ब्रीथ भी कर पाएगा। नेक्स्ट है सोविन, बी। सोविन क्या था, अगला स्टेप बताया था ना, बीज बोना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोविन, है ना। क्या होता है कि बीज को जो हम मिट्टी में मिलाते हैं उसी को सोविन कहते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविन इज फ्यूनल शेप्ड। क्या होता है, जो ट्रेडिशनली यानी पुराने समय में जो हम यूज़ करते थे सीड को डालने के लिए, उसे कहते थे फ्यूनल शेप्ड। नाउ अ डेज, लेकिन आजकल क्या होता है, सीड ड्रिल।
आजकल हम लोग सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं सोविंग करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। और इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर के आगे ना सीड ड्रिल लगी होती है और फिर ट्रैक्टर चलाते जाओ और बीज अपने आप जो है गड्ढे के अंदर जाते जाएंगे। दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। और इस मशीन से क्या होता है कि प्रॉपर डिस्टेंस पे और डीपली यानी कितनी गहराई में बीज जाना है वो भी उसी हिसाब से वो जो सीड ड्रिल होता है वो डाल देता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सी क्या है हमारा, वीडिंग। मैंने बताया था वीडिंग क्या होती है। सम अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अनडिज़ायरेबल है, जो हमें नहीं चाहिए। ग्रो अलॉन्ग विद क्रॉप, हमारी फसल के साथ क्या होता है वो उग जाते हैं। एंड दीज अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड्स, इनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। तो फिर वीडिंग किसको कहेंगे, उस प्रोसेस को जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इन वेस्ट प्लांट को, अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, इसी को हम वीडिंग कह देते हैं। तो वीड से ही बना है वीडिंग। अगला है हमारा थ्रेशिंग। अब आप कहोगे थ्रेशिंग तो मैंने पढ़ाया नहीं है, ये बहुत ही ईजी सा और छोटा सा टॉपिक है। देखो थ्रेशिंग क्या होता है, आपने फसल उगा ली, काट ली, ठीक है, गेहूँ उगा लिया या फिर धान उगा लिया, लेकिन जो धान उगा रहता है क्या वो एक्चुअली में चावल होता है, उसके ऊपर परत चढ़ी होती है ना, तो अंदर होता है ना चावल। तो थ्रेशिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि धान के अंदर से चावल को निकालते हैं। देखो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन, यानी सेपरेटिंग द ग्रेन वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपने अनाज को बाहर निकालते हैं फ्रॉम द चैफ ऑफ द कॉल्ड इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है ना। जो उस ऊपर चौफ चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है, उसमें से जो हम अपना अनाज है, ग्रेन है, उसको बाहर निकालते हैं, इसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग कई तरीक़ों से होती है, आप खुद सोचो, आपने देखा होगा किसान लोग क्या करते हैं, जैसे पंखा चल रहा होता है और ऐसे ऐसे धान गिराते हैं सूप से, तो क्या होता है कि जो वेस्ट वाला पत्ते होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो हमारे चावल हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो थ्रेशिंग का तरीका ये भी है। बेसिकली थ्रेशिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, एक लाइन का आंसर है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चॉफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब क्या करना है आपको, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये दोनों ही खाद हैं और दोनों से ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं, कैसे, यही तो आपको बताना है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर डिफरेंसेस हमेशा इसी तरह किया करो। एक क्या, पहली बात, अ फर्टिलाइजर इज़ एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइजर होता है वो एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, नमक होता है, ठीक है। और अगर मैन्योर की बात करें तो मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस, ये नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। जो किससे मिलता है हमें, जब वो कैटल डंग यानी जानवरों का जो डंग होता है, गोबर होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और ह्यूमन वेस्ट, चाहे वो ह्यूमन का भी वेस्ट हो, और प्लांट रेसिड्यूज, और जो प्लांट्स होते हैं जो मर जाते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, खाद बन जाते हैं। तो ये ऐसे बनता है ये। दूसरी बात, और फर्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, कि जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री में बनता है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, और जो मैन्योर है वो हम फील्ड में या फिर खेत में भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं जनरल में। तीसरी बात, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, कि जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमारी मिट्टी को कोई भी ह्यूमस प्रदान नहीं करता, जो कि ज़रूरी है। और मैन्योर क्या करता है, प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस हमारी सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये फर्टिलाइज़र जो है देता है बहुत कम मात्रा में, लेकिन मैन्योर बहुत ज़्यादा देता है। फोर्थ, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर में ज़्यादातर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है, क्योंकि फैक्ट्री में इसको तैयार करते हैं ना, तो ये सारे केमिकल इसमें ऑलरेडी डाल दिए जाते हैं। और मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन जो खाद होता है, मैन्योर होता है, जो हम खेतों में या फील्ड में बनाते हैं, उसमें ये तीनों की मात्रा थोड़ी कम होती है, क्योंकि हम बाहर से कुछ उसमें मिलाते नहीं हैं। लेकिन क्या होता है कि ये लंबे टाइम के लिए हमारे खेत को जो है उर्वर बनाता है। तो दोनों में से बेस्ट तो यही होता है, मैन्योर होता है, ठीक है ना। वही बात है, अगर हम फैक्ट्री से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो शुरू में तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होती है, मैं आपको नोट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ एक चीज़ और ऐड हो गई है, डिस्क्राइब 2 मेथड, 2 मेथड बताने हैं जिससे इरिगेशन की जाती हो, सिंचाई दी जाती हो, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं।
द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरीगेशन। जो हमारा आर्टिफिशियल मेथड होता है, वैसे पुराने ज़माने में तो बारिश से ही सिंचाई हो जाती थी, लेकिन आजकल क्या होता है कि हम मेथड यूज़ करते हैं, तो आर्टिफिशियल लगाना ज़रूरी है। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग यानी पानी देते हैं प्लांट्स को फॉर असिस्टेंट, ताकि क्या हो, इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरीगेशन, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, इसी को हम इरीगेशन कहते हैं। मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन आर, मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं इरीगेशन, वेल्स, कुएँ, ट्यूबवेल्स, वो जो बड़े बड़े ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, पोन्ड्स है ना, लेक्स एंड रिवर्स, यही होते हैं। लेकिन हमें दो मेथड बताने हैं, टू मेथड विच हेल्प अस टू कंजर्व वाटर आर। अब हम बताते हैं दो मेथड जिससे हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं और पानी की भी बचत करते हैं। पहला होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। अगर आप इसकी फ़ोटो देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के चैप्टर में देखेंगे ना, उसके अंदर ही स्प्रिंकलर सिस्टम की फ़ोटो दी हुई है। इसमें क्या होता है कि पाइप होता है, उसमें कई सारे छेद होते हैं, तो वो स्प्रिंकल ऐसे फुहार की तरह पानी निकलता है और वो फसल को सिंचाई उससे हो जाती है। चलो पढ़ लेते हैं। दिस इरीगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स, मतलब इसमें बहुत सारे पाइप होते हैं विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। इनके टॉप पे क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स होती है, वो रोटेट करता है, घूमता रहेगा, मतलब चारों तरफ पानी देगा ये। इट इज़ मोर यूज़फुल इन द अनइवन एंड सैंडी लैंड, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी यानी ज़रूरी होता है कहाँ पे, जहाँ की मिट्टी थोड़ी सैंडी लैंड होती है, मतलब रेत की तरह मिट्टी होती है, वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, और जहाँ पे जो है ज़्यादा पानी नहीं मिलता, पानी की कमी होती है, वहाँ पे ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा पानी क्या करता है, सारे में दे देता है, स्प्रिंकलर कर देता है ये। ठीक है, अगला है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। इसकी फ़ोटो भी आपको मिल जाएगी चैप्टर में आप खोल के देखेंगे ना, उसमें पिक्चर है इसकी। दिस इरीगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स, इसमें ट्यूब्स या पाइप लगी होती है, विद एवरी स्मॉल होल्स इन दैम टू वाटर प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें क्या होता है कि होल्स बने होते हैं और एक एक बूंद जो होता है ना पानी, वो लगातार पौधों को मिलता रहता है। सो बाय ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ द रूट, और कहाँ पे मिलता है, सिर्फ रूट में जहाँ पानी की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट एज वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही इससे क्या होता है, पानी बर्बाद भी नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर आप खरीफ सीजन में वीट उगाएंगे, जबकि वीट क्या है, राबी क्रॉप है, उसको हम विंटर में उगाते हैं, लेकिन वीट को अगर हम खरीफ में उगा दें जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होगी तो क्या होगा, खुद सोचो। अगर आप गेहूं को ऐसे सावन के दिनों में उगा दोगे जहाँ पे बारिश ही बारिश पड़ेगी तो क्या होगा। वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर टू मार्च एंड अप्रैल। वीट क्या है, हमारा जो गेहूं है वो ज़्यादातर सर्दी यानी कि नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल के बीच में उगाते हैं। इट इज़ ग्रोन इन द विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर, इसे विंटर में उगाते हैं और इसे रिक्वायर्ड होती है कम पानी की, इसे कम पानी चाहिए। इफ़ वीट इज़ सोन इन खरीफ सीजन, लेकिन अगर हम इसे खरीफ सीजन में उगा दें, इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसिडरेबली, इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज यानी कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। एक्सप्लेन करो कि किस तरह से जो मिट्टी है वो अफेक्ट होती है अगर हम बार बार वहाँ पे जो है फसल उगाते जाएं। मान लो एक ही खेत खरीद लिया, उस पर बार बार फसल उगाए जा रहे हैं, तो मिट्टी पे क्या असर पड़ेगा। आंसर, कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड द क्रॉप टेक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अगर हम एक ही खेत पे जो है बार बार प्लांट उगाएंगे तो धीरे धीरे उस मिट्टी की उर्वरता और जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉप जो हम उगाते हैं ना तो वो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं धीरे धीरे, तो हमें क्या पड़ती है, खाद और मन्योर डालना पड़ता है, फर्टिलाइज़र या मन्योर। अगर हम वो नहीं डाल रहे और बार बार पौधे उगा रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, दैट सॉइल बिकम इनफर्टाइल, है ना। तो जो हमारी सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, यानी उर्वरता नहीं रहेगी उसमें। इट डज़ नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद जो है इट डेट नॉट, उसके पास इनफ टाइम नहीं होगा, इतना नहीं होगा उसके पास न्यूट्रिएंट्स कि वो अगले प्लांट्स को दे सके, तो हमारी प्लांट्स जो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। एक क्वेश्चन और आ रहा है, व्हाट आर द वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या होते हैं, देखो वीड्स वाला ये एक और क्वेश्चन आ गया। वीड हमने अभी ऊपर भी किया था, एक्चुअली वो वीडिंग था। अब पूछ रहे हैं वीड क्या होता है और आप इसको कंट्रोल कैसे करोगे। ठीक है भाई, द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट विच ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स, ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
कि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें ही हम वीड कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ वीड कैन बी कंट्रोल बाय अडॉप्टिंग मैनी वेज। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड टिलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड इट मिक्स विद द सॉइल। क्या करेंगे कि बीज बोने से पहले ही खेत में जितना भी बेकार का माल होगा उसे टिलिंग यानी हाथों की मदद से ही उखाड़ के फेंक देंगे, यानी मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। वहाँ से जितना भी वीड होगा ना, हमारा अनवांटेड प्लांट छोटे छोटे हों या बड़े हों, वो सारा निकाल के फेंक देंगे और फिर ड्राई एंड देन मिक्स विद सॉइल कर देंगे। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। लेकिन वीड जो है ना, हम कुछ केमिकल्स की मदद से भी हटा सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वीडीसाइड्स। हम वीडीसाइड्स कुछ दवाइयाँ आती हैं, अगर वो वहाँ पे छिड़क देंगे तो वो वाले भी प्लांट्स मर जाएंगे जो एक्स्ट्रा होते हैं। तो वीडीसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। स्प्रे किया जाता है इस दवाई को ताकि जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं। Question number 10. Arrange the following boxes in the proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. आपको क्या करना है, इसको लाइन से लगाना है कि सबसे पहले क्या होगा फिर क्या होगा जब आप क्या करते हैं कि एक सुगरकेन क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपको गन्ने की खेती करनी है, आप सबसे पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले भाई देखो, कोई भी फसल उगानी हो, जो स्टेप हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना वही करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, ये रहा देखो यहाँ आ गया। अब उसके बाद क्या किया, प्लोइंग द फील्ड को तोड़ना, मिट्टी को लूज करना, है ना। तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद बीज बोएंगे जैसा हमने पहले किया था। थर्ड नंबर पे ये आएगा सोविंग। उसके बाद खाद डालेंगे यानी मैन्योरिंग करेंगे। उसके बाद इरिगेशन यानी पानी देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग यानी कटाई करेंगे। और उसके बाद सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री। उसके बाद स्टोर करने के लिए हम चीनी वाली फैक्ट्री में गन्नों को भेज देंगे। ठीक है, कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 11. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। ये एक वर्ड